नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी ओमवीर सिंह। हम बात कर रहे थे व्याख्याता भर्ती में आने वाले मैथ्स की, और उसमें से कुछ टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके थे। अब इसमें से एक टॉपिक बचा हुआ है, संख्या पत्ती, और दूसरा टॉपिक है घात और घातांक, और लास्ट टॉपिक तीसरा है क्षेत्रमिति। अब यहां से हम टॉपिक कर रहे हैं, अपने पास में रहेगा संख्या पत्ती। आज का जो टॉपिक रहेगा संख्या संख्या पत्ती, बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़ेंगे अपन, कि जैसे कि गणित अपने को किसी को आते ही नहीं है। नंबर सिस्टम कि सबसे पहले संख्या पत्ते में हम बात करें कि गणित की शुरुआत सबसे पहले अंकों से हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अंक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंक, कि अंक कितने होते हैं। अंक गणित के अंदर 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। 10 कौन कौन से होते हैं? तो उसकी यदि हम बात करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कि 0 से लेकर के और 9 तक के सभी अपने पास में क्या कहलाएंगे? अंक कहलाएंगे। कि अंक टोटल अपने पास में कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। यदि अंकों को सबसे पहले हम बात करें कि अंक के 0 से लेकर के 9 तक के टोटल कितने हो गए अपने पास में? 10। कि अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है? 10। अंकों की टोटल संख्या कितनी होती है? 10। यदि अंकों को किसी भी इकाई, अंकों को इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, यदि इनके स्थान पे रख दिया जाए, यदि अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार यदि इनके स्थान पर रख दिया जाए, तो वो अपने पास में क्या कहलाएगी? संख्या। जो अपने पास में यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आगे 10,000, लाख, इस प्रकार से यदि अंकों को रख दिया जाए, व्यवस्थित करने पर जो पद अपने पास में प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? संख्या। कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ों के स्थान पर अंकों को रखने पर जो अपने पास में पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? संख्या। इसका मतलब कि सबसे पहले गणित में शुरुआत हम कहां से करेंगे? अंकों से। अंक कितने होते हैं? 10। कौन कौन से? 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनसे यदि ये 10 डिजिट हैं, इनसे कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या अपने बढ़ा सकते हैं। इनसे अपन बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि अंकों के अंदर, कि अंकों के मान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने पास में जातीय मान अंक का, और एक होता है स्थानीय। एक होता है स्थानीय अंक का जातीय मान। जातीय का मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और स्थानीय का मतलब प्लेस वैल्यू। स्थानीय का मतलब प्लेस वैल्यू। कि फेस का मतलब कि जो अंक जैसा है अपने पास में, वैसे का वैसा यदि उसका मान है, तो वो उस अंक का क्या कहलाएगा? जाति। कि चाहे अंक किसी भी स्थान पे हो संख्या में, और यदि उस अंक का जितना मान दिया गया है उतना ही यदि उसका मान है, तो वो उसका कहलाएगा जाति मान। जैसे 123 में 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान, कि 2 चाहे किसी भी स्थान पे हो, जातीय मान वही रहेगा, जातीय मान परिवर्तित नहीं होता है। इसका मतलब 2 का जातीय मान क्या रहेगा? 2। यदि 3 का जातीय मान की बात करें तो क्या रहेगा? 3। 1 की यदि हम बात करें जातीय मान क्या रहेगा? तो 1 रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि उसका फेस कहीं भी आपको नहीं बदलेगा। जो मान आपको, जैसे 123 में 2 का जातीय मान, किसकी फेस वैल्यू क्या थी? तो इसकी फेस वैल्यू यहां यदि वैसे देखा जाए तो संख्या में ये दहाई के स्थान पर है, परंतु यहां जातीय मान की बात हो रही तो जातीय मान इसका नहीं बदलता है। वो अपने पास में केवल कितना रहेगा? 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। इसका मतलब जातीय मान पूछे
तो आपको केवल अंक जो संख्या दे रखी है, जिस अंक का पूछा गया वही मान हो जाएगा। जैसे इसमें 2 का पूछे तो 2 रहेगा, 3 का पूछे 3 हो जाएगा, 1 का पूछे 1 हो जाएगा। यदि हम दूसरा बात करें, यदि इसमें बात करें कि 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान क्या होगा, तो यहां 7 को आप सैकड़ों के स्थान पे नहीं देखना, केवल जातीय मान पूछा गया है। इसका मतलब 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान फेस वैल्यू क्या होगी 7, और 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा 5। 6 का यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास में 6। इसका अर्थ है कि जातीय मान किसी भी स्थान पे आने से बदलता नहीं है, जो होगा, जो पूछा गया है वही उसका जातीय मान होगा। 7 का था 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लेस, प्लेस वैल्यू का मतलब है कि जैसे इसी संख्या की यदि हम बात करें कि 756 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, और हम बात करें 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, तो यहां से अपने पास में कि 7 का स्थानीय मान, कि ये 7 किस स्थान पे है, तो 7 है सैकड़ों के स्थान पे, तो सैकड़ों में कितने जीरो आते हैं 2, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 700। अब 5 किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, तो दहाई का मतलब 10, तो 1 जीरो आता है, तो 5 के आगे 1 जीरो। 6 इकाई के स्थान पर है यहाँ, तो ये अपने पास में 6, कि यहां अपने पास में कि वो बताएगा स्थानीय मान का मतलब है कि यदि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है तो वो अपने पास में क्या होगा कि उस स्थान को दर्शाएगा संख्या के साथ में, कि 7 यहाँ किस स्थान पर था, सैकड़ों के स्थान पे, 5 किस स्थान पे था, दहाई के स्थान पे, 6 किस स्थान पे था, इकाई के स्थान पे। ये अपने साथ में आपको उस स्थान को बताएगा, जगह को बताएगा। प्लेस का मतलब स्थान है, बाकायदा इसमें लिखा हुआ है। इसका दूसरा रूप के या दूसरा नाम इसका बोला जाता है विस्तारित रूप, विस्तारित रूप, विस्तारित रूप या स्थानीय मान एक ही है। इसमें जिसका भी पूछा जाता है कि 7 का था यहां तो 700, इसका अर्थ है कि यदि अपने पास में कोई भी बड़ी संख्या लें, इसके अंदर देखें कि 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, और 2 का। अब यहां से 6 का स्थान, कि 6 किस स्थान पे है, स्थान बताएगा, तो 6 अपने पास में यहां से 1000 के स्थान पे है, तो 1000 पे कितने जीरो आते हैं 3, तो कितना हो जाएगा 6000। 4000 की यदि हम बात करें कि 4 किस पे है, तो यहाँ 4 किस पे है, सैकड़ा के स्थान पे, तो कितना हो जाएगा 400। 3 अपने पास में दाई के स्थान पे 30, और इकाई के स्थान पे 2, तो अपने पास में हो जाएगा 2। यदि इनका जोड़ करें तो भी अपने पास में सेम आएगा, सभी अंकों का यदि करके साथ में, तो यहां से था ये अपने पास में कि यदि किसी भी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान मतलब जो आपको पूछा गया है वही अंक सीधा लिख देना है, आंसर हो जाएगा। स्थान का मतलब कि यदि वो इकाई के स्थान पे है तो कुछ नहीं आएगा, दहाई के स्थान पर है तो दहाई वाला अंक लिखना है और उसके आगे जीरो लिख देना है। फिर इकाई, दहाई के बाद में सैकड़ों, तो सैकड़ों पे जो अंक जैसे 4 का पूछा गया तो 4 लिखेंगे, उसके बाद में सैकड़ों में 2 जीरो आएंगे। उसके बाद में यदि 1000 की बात करें तो 1000 वाला अंक लिखेंगे थे, और फिर अपने पास में 3 जीरो लिखेंगे। ये था अपने पास में अंक का स्थानीय मान और जातीय मान। अब हम शुरुआत करते हैं कि जब अंक आए तो अंक के बाद में हमने संख्या पढ़ी कि यदि अंकों को इकाई, इकाई, दहाई और सैकड़ों और हजार, 10,000 इस प्रकार से यदि स्थानों पर रख दिया जाए तो जो पद प्राप्त होगा वो अपने पास में क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। अब संख्या में सबसे पहले यदि हम शुरुआत करें कि सबसे पहले कौन सी संख्या है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे प्राकृत संख्या। सबसे पहले की यदि हम बात करें तो कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या
नेचुरल नंबर कि अपने पास में कि यदि अपने पास कोई प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या में सबसे पहले कि यदि ये कोई प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या हम सबसे पहले किसे कहेंगे? प्राकृत का मतलब था वैसे कि प्रकृति से बनने वाली सभी संख्याएं होंगी कि जिन संख्याओं से गिनती प्रारंभ होती है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है या जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं वहां से जो संख्या स्टार्ट होंगी वो अपने पास में प्राकृत संख्या होंगी। अब गिनती कहां से होती है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि कहां तक हो सकती है? तो ये संख्याएं एक से लेकर के अनंत तक हो सकती है, एक से लेकर के अनंत तक हो सकती है। ध्यान रहे कि इसके अंदर हमेशा जीरो शामिल नहीं होगा। ध्यान रहे कि जिन संख्याओं की गिनती से क्रिया की जाती है या जिन संख्याओं को हम गिनती से स्टार्ट करते हैं वो सभी अपने पास में क्या कहलाएंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को काफी जगह पे कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। अब कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्या कि जिन संख्याओं का प्रारंभ एक से होता है या गिनती से शुरुआत होती है और कहां तक होती है? तो अनंत तक हो सकती है। ये कहां तक हो सकती है? अनंत तक हो सकती है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें प्राकृत संख्या के बाद में कि प्राकृत संख्या के जस्ट बाद में अपने पास में पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम बोलेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। अब ये संख्या कौन सी होती हैं कि हमने किसको छोड़ा था कि प्राकृत संख्या में यदि जीरो को शामिल कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए कि प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने से जो संख्याओं का समुच्चय से जो संख्याओं का समुच्चय बनता है कि यदि प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर दिया जाए? जीरो को और शामिल कर दिया जाए। यदि प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर दिया जाए? जीरो को शामिल कर दिया जाए। प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए, इसका मतलब कि ये संख्या कहां से स्टार्ट होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कि प्राकृत संख्या में यदि प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो अपने पास में जो संख्या बनती है वो कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या बनेगी। कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या। अब धीरे धीरे हम बात करते हैं कि यदि जीरो को हटा दे तो जीरो को यदि हटा दें तो ये सभी क्या थी अपने पास में? प्राकृत संख्या थी। ये सभी क्या थी? प्राकृत संख्या। ये सभी क्या थी? प्राकृत संख्या। कि यदि प्राकृत संख्या में हम जीरो को शामिल करते हैं तो जो संख्या बनती है अपने पास में वो सभी कौन सी बनती है? पूर्ण संख्या। अब हम नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट अपने पास में है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब है कि यदि पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक सभी संख्याएं शामिल थी और उसमें ऋणात्मक चिन्ह के साथ में भी इसको शामिल कर दिया जाए
तो जो संख्याओं का समुच्चय अपने पास में प्राप्त होगा, जो संख्याओं का समुच्चय अपने पास में प्राप्त होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे अपने इधर बढ़ते हैं तब तो कम होता जाता है, और जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं तो अपने पास में ज्यादा होता है। इसका अर्थ है कि ये संख्याओं का जो समुच्चय है, इसमें सभी धनात्मक पूर्ण संख्या भी आएंगे और ऋणात्मक संख्या भी आएंगे। पूर्णांक संख्या में कभी भी आपके पास में कोई भी संख्या भिन्न में नहीं, किसमें नहीं मिलेगी, भिन्न रूप में नहीं मिलेगी, कि आपको वो सभी संख्याएं किसमें मिलेंगी, पूर्ण संख्या मिलेंगी, कि आपको कभी भी भिन्न के रूप में नहीं मिलेंगी। इसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट, अब यहां से काफी बार कि मैं एक चित्र के द्वारा समझाते हैं। सबसे छोटी संख्या थी अपने पास में कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत सभी संख्याएं किसके अंदर आती हैं, पूर्ण संख्या में। किस में आती हैं, पूर्ण संख्या में। और ये सभी संख्याएं किस में आती हैं, पूर्णांक संख्या। किस में आती हैं, पूर्णांक संख्या में। इसका अर्थ हुआ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, प्राकृत संख्याएं थी। कहां से थी, एक से। कहां से थी, एक से। कहां से थी, एक से। अब इसके बाद में पूर्ण संख्या कौन सी थी, इसको भी शामिल, ये इसमें शामिल है। इसका मतलब कि बड़े के अंदर छोटा वाला आसानी से आ सकता है। तो इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या कि जीरो को और शामिल कर दिया गया, बाकी सभी प्राकृत संख्या। अब इसके अंदर तो है पूर्ण संख्या। अब इस पूर्णांक में क्या है कि धनात्मक भी है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है और जीरो भी। इसका अर्थ कि मैंने सबसे छोटे को अंदर लिखा है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, ये सही होगा। अब इसमें से यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसका अर्थ है कि आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझे, ये डायग्राम इसी वजह से बताया गया है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या। क्या था, सबसे छोटी संख्या थी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या थी, प्राकृत संख्या। उससे बड़ी कौन सी थी, पूर्ण संख्या। उससे बड़ी कौन सी थी, और सबसे बड़ी कौन सी थी, पूर्णांक संख्या। अब यदि हम बात करें कि ये अपने पास में सबसे छोटा गिलास है, इस गिलास में जितना पानी है वो सभी बड़े वाले गिलास में आ सकते हैं। सभी का सभी जितना पानी इसमें है उसका पानी, कहने का अर्थ है कि छोटे वाला गिलास है, ये सबसे छोटा गिलास है, ये इससे बड़ा गिलास है और ये सबसे बड़ा गिलास है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये छोटे वाला गिलास का जितना पानी है ये बड़े वाले में आसानी से आ जाएगा, बड़े वाले में आसानी से आ जाएगा। परंतु ध्यान रहे कि बड़े वाला जो गिलास है उसका पानी इस छोटे वाले गिलास में नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले 3 कथन लिख रहा हूं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। सभी
पूर्णांक संख्याएं पूर्ण तथा प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब ये अपने पास में तीन कथन हैं, तीनों को अच्छी तरीके से इस डायग्राम से समझेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं कि सभी प्राकृत संख्याएं, ये सभी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब कि छोटे वाला गिलास आसानी से बड़े वाले गिलास में आ सकता है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। क्या बड़े वाला गिलास का जितना पानी हो छोटे वाले में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल होता है, जो कि प्राकृत संख्या में नहीं होता। इसका मतलब ये कथन गलत है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल होता है और प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता। सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्याएं कि ये बड़े वाला, इसके अंदर कौन कौन सी संख्या थी? पूर्ण संख्या भी इसके अंदर ही है, ये भी होती है। प्राकृत संख्या भी इसके अंदर है, तो ये भी होती है। इसका मतलब कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण और प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो ये अपने पास में तीसरा ऑप्शन भी सही था कि तीनों कथनों ध्यान रखें कि बड़े से वाला छोटे वाला हो सकता है, पर छोटे वाला कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि छोटे वाले गिलास का पानी बड़े वाले में आ सकता है, परंतु बड़े वाले गिलास का पानी छोटे वाले में नहीं आ सकता। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको डायग्राम से समझे कि बड़े वाला किसमें आ सकता है, किसमें नहीं आ सकता। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट अपने पास में है दो प्रकार की संख्याएं, इसमें से काफी बार क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है। एक अपने पास में है भाज्य संख्याएं और एक है अपने पास में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, एक अपने पास में है सहभाज्य। इसको पहले पढ़ेंगे ओनली प्राइम नंबर, और ये अपने पास में है कंपोजिट नंबर। कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, और इसमें से एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आरपीसी के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पुटअप हुआ था कि 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं और कितनी अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती। अब इसके लिए मैं अपना 3 रूल बना देता हूं। सबसे पहला रूल नंबर 1, एक से विभाजित, एक से विभाजित। नंबर 2, स्वयं से विभाजित, स्वयं से विभाजित। नंबर 3, एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित, अन्य से विभाजित। कि यदि कोई संख्या एक से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है और इनके अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित है, तो वो सभी संख्याएं अपने पास में भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। कि यदि कोई भी संख्या एक से विभाजित हो, एक के अलावा खुद से विभाजित हो, और यदि इनके अलावा किसी अन्य संख्या से, इसका मतलब इनके अलावा कोई अन्य तीसरी संख्या से, अन्य तीसरी संख्या से यदि वो विभाजित है, तो अपने पास में वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। अब यदि हम बात करें कि सबसे पहले कि भाज्य संख्या में कि तीनों रूल यदि फॉलो करती है वो संख्या, तो वो भाज्य है।
यदि तीनों में से दो रूल, पहले दोनों रूल यदि ये फॉलो करती है तो वो संख्या अपने पास में अभाज्य होगी। वो संख्या अपने पास में क्या होगी? अभाज्य होगी। वो संख्या अपने पास में क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। कि यदि एक का और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा तो वो संख्या अपने पास में क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है तो वो अपने पास में क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अब हम बात करें कि सबसे पहले अपने पास में एक, अब एक में से दो रूल केवल कि या तो वो एक से विभाजित है और खुद से, क्योंकि एक खुद एक ही है तो या तो एक की बात करें या फिर खुद की। इसलिए हम नोट लगा के यदि बात करें कि एक जो है, एक न तो भाज्य में शामिल होता है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य, न ही अभाज्य संख्या। इसका मतलब है कि एक को हम किसी में भी शामिल नहीं करेंगे कि न तो क्या है? भाज्य। क्यों? क्योंकि भाज्य के लिए तीन रूल फॉलो करना चाहिए, अभाज्य के लिए दो। अब दोनों में से कोई भी एक रूल मानेंगे इसको, क्योंकि एक खुद है और एक स्वयं भी है और एक भी है, तो इसका मतलब केवल एक को हम ये मानेंगे। एक के अलावा जो भी संख्या आएंगी वो तो या भाज्य होंगी या ही अभाज्य। अब यहां अपने पास में नोट डाल के हमने बात की कि एक न तो क्या है? भाज्य, न ही अभाज्य। यदि हम बात करें दूसरी कि दो क्या है, अब दो की यदि हम बात करें तो दो अपने पास में क्या है? दो एक से विभाजित है, खुद से विभाजित है। अब एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका मतलब दो किस में आएगा? अभाज्य में। दो किस में आएगा? अभाज्य में। तो मैं एक बार अभाज्य संख्याओं के ऊपर लिख देता हूं दो। फिर हम बात करें तीन की। तीन में एक का भाग जाता है, एक का भाग जाता है। तीन में खुद का भाग, खुद का जाएगा ही। इन एक के और तीन के अलावा किसी संख्या का पूर्णतः भाग नहीं जाता, तो तीन भी क्या है? अभाज्य। तीन भी क्या है? अभाज्य। अब हम बात करें चार की कि चार में एक का भाग जाता है, खुद का भी जाता है। इसके अलावा एक और चार के अलावा दो का पूरा पूरा भाग जाता है, तो चार अपने पास में क्या है? भाज्य संख्या। चार अपने पास में क्या है? भाज्य संख्या है। फिर हम बात करें पांच की। पांच में एक का भाग जाता है, खुद का भी भाग जाता है। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता, तो पांच भी क्या है? अभाज्य संख्या है। पांच भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब अपने पास में छह की बात करें कि छह क्या है, तो छह की यदि हम बात करें तो छह में एक का भाग जाता है, दो का भाग जाता है, तीन का भी जाता है और खुद का भी। इसका मतलब एक के और खुद के अलावा दो का और तीन का भाग जा रहा है। इसका मतलब छह भी क्या है? भाज्य संख्या है। छह भी क्या है? भाज्य संख्या है। अब हम बात करें सात की कि सात क्या है, तो सात की यदि हम बात करें तो सात अपने पास में क्या है? कि सात अपने पास में कि सात क्या है? अभाज्य। क्यों? क्योंकि एक का और सात के अलावा किसी का भाग भी पूर्णतः नहीं जाता, कि पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। सात में किसी का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता, एक के और सात के अलावा। फिर हम बात करें आठ की। आठ अपने पास में एक का और आठ का जाता ही है। इनके अलावा किस किस का भाग जाता है? दो का भाग जाता है पूरा पूरा और चार का भी जाता है। इसका मतलब आठ क्या है अपने पास में? आठ अपने पास में हो गया भाज्य संख्या। फिर हम बात करें नौ की कि नौ क्या है, तो नौ में एक का भी भाग जाता है और नौ का जाता है। इसके अलावा किसका पूरा पूरा भाग जाता है? तो इसके अलावा नौ में तीन का पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए नौ क्या है? भाज्य संख्या है। नौ क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। इसके बाद में दस की यदि हम बात करें तो दस में एक का भाग जाता है, दस का भी जाता है, पर दस के अंदर दो का भाग भी पूर्णतः जाता है और पांच का भाग भी पूरा पूरा जाता है। इसलिए दस भी क्या होगी? भाज्य संख्या। दस भी क्या होगी? भाज्य संख्या। अब हम बात करेंगे यहां से
कि अपने पास में कि सबसे छोटी, यहां से हम नोट लगा के यदि क्वेश्चन में लिखें कि एक तो अपना हो गया कि एक न तो भाज्य न ही अभाज्य। फिर दूसरा यदि हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो। फिर यदि हम बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, चार। अब यहां से यदि हम बात करें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम और अभाज्य संख्या कौन सी है, तीन। सबसे छोटी विषम और अभाज्य संख्या कौन सी है, तीन। फिर हम बात करें कि सबसे छोटी अपने पास में सम संख्या कौन सी है और भाज्य संख्या कौन सी है, तो चार आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, चार। अब इसमें दो पॉइंट है, यदि नोट लगा के यदि अपन नोट डाउन करें तो कि नोट लगा के हम लिखें कि अपने पास में यहां से कि पहला तो क्या था, नंबर एक, एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य, न ही अभाज्य संख्या है। इसका मतलब एक को किसी में भी शामिल नहीं करेंगे, न तो ये भाज्य है न ही अभाज्य। नंबर दो, दो एक मात्र सम तथा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सॉरी, अभाज्य संख्या, कि केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। ध्यान रहे कि दो एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। दो के अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। दो के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अपने पास में सम हो और अभाज्य हो। तीन, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, चार। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो। अब ये चार पॉइंट है, न तो एक भाज्य है न ही अभाज्य। दूसरा क्या है, दो एक मात्र ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है अभाज्य भी है। इसके अलावा बाकी सभी सम संख्याएं क्या होंगी, भाज्य होंगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, चार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो। अब यदि हम बात करें इसी में एक से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी, कि एक से 10 तक, कि एक और 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो अपने पास में काउंट करें, दो, तीन, पांच, सात। इसके अलावा कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी। तो एक से 10 तक की केवल और केवल कितनी संख्या है, चार संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, चार संख्या। कौन कौन सी, दो, तीन, पांच और सात। बाकी सभी क्या है, भाज्य संख्या। एक से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है, एक से 100 तक
अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? और 1 से 500 तक, 1 से 500 तक, और लास्ट 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं कितनी? कि 1 से 50 तक, 1 से 10 तक कितनी होगी? 4। इसी प्रकार से हम आगे काउंट करें तो 1 से लेकर के 50 तक अपने पास में कितनी आएंगी? 15। कितनी आएंगे? 15। इसी प्रकार से हम काउंट करें कि 1 से लेकर के 100 तक, तो 1 से 100 तक कितने आएंगे? 25। कितनी संख्या आएंगे? 25। 1 से 200 तक कितने आएंगे? तो अपने पास में 46। 1 से 200 तक कितने आएंगे? 46। 1 से 500 तक अपने पास में कितने आएंगे? तो 95। 1 से 500 तक कितनी संख्या आएंगे? 95। और 1 से 1000 तक की यदि हम बात करें तो 168 संख्या। ये काफी बार आपको यहां से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि 1 से लेकर के 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या आती है? तो कितनी आती है? 25। इनको डायरेक्ट याद करना है कि 1 से 10 तक कितनी आती है? 4। 1 से 50 तक कितनी आती है? 15। 1 से 100 तक कितनी आती है? 25। 1 से 200 तक कितनी आती है? 46। 1 से 500 तक कितनी आती है अपने पास में? तो अपने पास में कितनी है? 95। और 1 से 1000 तक कितनी है? तो 168। ये अपने पास में डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि 1 से 10 तक कितनी है? 4। 1 से 10 तक कितनी है? 4। 1 से 50 तक कितनी है? 15। 1 से 100 तक कितनी है अपने पास में? 25। 1 से 200 तक कितनी है अपने पास में? अपने पास में 1 से 200 तक कितनी है? 46। और 1 से 500 तक कितनी है? 95। और 1 से 1000 तक कितनी है? 168। यहां से ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा कि 1 से लेकर 10 तक 4, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, और 1 से 200 तक 46, और 1 से 500 तक 95, और 1 से 1000 तक अपने पास में 168 संख्या। ये अपने को डायरेक्ट याद करनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम, कि अपने पास में ऐसी दो संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका जिनका HCF एक हो, जिनका HCF क्या हो? एक। कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या है? एक आए। कि यदि दो संख्या हो चाहे तीन संख्या हो, यदि वो आपस में सह अभाज्य संख्या कब कहलाएंगे? जब अपने पास में उनका HCF क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे अपने पास में 2 और 5, 2 और 5 का HCF करें तो 2 और 5 का HCF क्या आएगा? एक। इसी प्रकार से 7 और 8, इसका यदि HCF करें तो कितना आएगा? एक। अब यदि 6 और 8 का करूं तो इसका HCF आएगा 2। इसका HCF क्या आएगा? 2। जब इनका HCF 2 आएगा, इसका मतलब ये संख्या क्या नहीं होगी? सहभाज्य संख्या नहीं होगी। इसका मतलब कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF अपने पास में एक हो, तो वो संख्याएं आपस में क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्या। क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर की ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, उसे हम क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट संख्या की, कि नेक्स्ट अपने पास में है, ये छोटी छोटी संख्याएं हैं। एक अपने पास में है सम संख्या, एक अपने पास में है विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होगी? इवन नंबर, इवन नंबर।
और विषम संख्या ओड नंबर। कि जो संख्याएं अपने पास में सम कौन सी संख्या होती हैं कि जिनका यदि बंटवारा किया जाए तो बराबर हिस्सों में बट जाए और संख्या पूर्ण संख्या आएगी, तो वो संख्याएं सम होती हैं और बाकी सभी बचेंगी वो विषम होती है। अब सम संख्या की पहचान यदि कोई बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे अच्छी परिभाषा है कि या तो वो दो से पूर्णतः विभाजित हो या किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8। यदि किसी संख्या का अंक या फिर इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी एक अंक आए इकाई का, तो वो सभी संख्या अपने पास में क्या होंगी, सम संख्या होंगी। क्या होंगी, सम संख्या। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 यदि ये है तो सम संख्या, और यदि अपने पास में इनके अलावा कोई भी अंक आए, इनके अलावा कोई भी अंक आए, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई अंक आए, वो सभी संख्याएं विषम होंगी। अब अपने पास में काफी बार क्वेश्चन पुटअप होता है, अब आपके पास में, और इसने एक क्वेश्चन और लिख दिया, ये लिख दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम नहीं है। अब अपन पुराने वाली यदि परिभाषा पढ़े कि सम संख्या वो संख्या जिनको दो का पूरा पूरा भाग जाए, अब यदि भाग करने बैठे तो ये काफी लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है, 0 देखो अब किसमें है, 0 ये रात इसका सम संख्या है, 2, 2 भी है इसमें, 6, 6 भी इसमें और 8 भी है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक ये आते हैं तो ये सभी संख्याएं सम है। अब इसमें यदि हम बात करें तो इसमें इसका इकाई का अंक क्या नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो इकाई के स्थान पर हो। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, केवल विषम संख्या। ये क्या अपने पास में, विषम संख्या। तो विषम संख्या की सबसे आसान पहचान यही है कि आप भाग देने से अच्छा है कि आप उस संख्या में इकाई के स्थान पर देखें 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम है, और यदि 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा है कोई और संख्या तो आप उसको क्या करेंगे, विषम करेंगे। तो ये था अपने पास में सम संख्या और विषम संख्या। अब हम नेक्स्ट की यदि हम बात करें, ये सबसे अच्छा आएगा, परिमेय संख्या, रिएशनल नंबर। रिएशनल नंबर का मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनको हम, ऐसी संख्याएं, एक बार हम परिभाषा लिखें कि ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सके, कि अपने पास में कि ऐसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। परंतु Q के बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या कब कहलाएगी, जब आपके पास में Q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और वो संख्या किस रूप में लिखी होगी, P बटा Q के रूप में लिखी होगी। इसका अर्थ P और Q क्या है, तो ये कोई ना कोई पूर्णांक होंगे, पूर्ण संख्या होंगी। जैसे इसका एग्जांपल है 1, 2, 3, 4, 24/7, 22/5, ऐसे कुछ भी मान लो, 8/11, ये सभी संख्याएं क्या है अपने पास में, परम संख्या इस रूप में आए। अब ये सभी पूर्ण संख्या, देखो ये सभी क्या है अपने पास में, पूर्ण संख्या। एक के नीचे एक मान सकते हैं P बटा Q के रूप में लिखने के लिए, दो को भी हम मान सकते हैं 2/1 P बटा Q के रूप में लिखने के लिए, तीन को भी हम मान सकते हैं 3/1। इसका मतलब यहां आपके पास में ये सभी संख्याएं क्या है, परम संख्या। कि जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, परम संख्या। उसे हम क्या कहेंगे, परम संख्या कहेंगे।
कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p और q दोनों पूर्णांक हैं और अपने पास में पूर्णांक संख्या मतलब अंश व हर का यदि भाग देने पर अपने पास में इस प्रकार की कोई संख्या बने p बटा q के रूप में लिखी जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। परंतु q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि q के बराबर 0 है तो अपने पास में उसका मान ज्ञात करना अपरिभाषित होगा या जिसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस वजह से q के बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। q के बराबर क्या नहीं होगा, 0। अब यदि हम दूसरी विधि हम बात करें कि इसी के आगे मैंने लगा दिया ए पर में। अब ए पर में लगा दिया कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में न लिख सके, यहां भी क्या लिख देंगे कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वो सभी संख्याएं अपने पास में क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिखेंगे वो सभी संख्या क्या आएंगी, अपरिमेय संख्या। अब इसमें कुछ पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जो परिमेय होंगी और कौन सी संख्या है अपरिमेय होंगी। यहां से यदि हम बात करें कि नोट डाल के यदि हम बात लिखें कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं अपने पास में परिमेय होंगी, इसके अलावा सभी संख्याएं अपरिमेय होंगी। अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, जैसे 4 का वर्ग होता है, अपने पास में 16 का वर्ग होता है, 9 का भी वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है, 81 का वर्ग होता है, 100 का वर्ग होता है। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, 121। कि जैसे जिन संख्याओं का वर्ग अपने पास में लिखा हुआ हो कि 2 का वर्ग है 4, 16 किसका वर्ग है अपने पास में 4 का, 9 किसका वर्ग है 3 का, 25 किसका है 5 का, 81 किसका है 9 का, 100 किसका है 10 का और अपने पास में 121 किसका वर्ग है 11 का वर्ग है। कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग लिखा हुआ हो वो सभी संख्याएं परिमेय होंगे और इनके अलावा जो भी संख्या बच गई वो सभी अपने पास में क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे √2, अब 2 किसी का नहीं होता, √3 किसी का नहीं होता, √5 किसी का नहीं होता, √7 किसी का नहीं होता, √8 किसी का नहीं होता, √10 कि ये सभी अपने पास में क्या है, अपरिमेय है। ये सभी अपने पास में क्या है, अपरिमेय। कि जिन संख्याओं का वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है वो सभी कौन सी संख्या होंगे अपने पास में, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। इसके बाद यदि हम बात करें, काफी बार पूछा जाता है, एक तो आता है पाई और एक आता है, एक आता है ई। ये दोनों ध्यान रहे, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि पाई और ई एक क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। कि पाई और ई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हम थोड़ा सा वहां पर एडवांस दिमाग लगा देते हैं कि पाई जो है कि हमें बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं सर कि फर्स्ट क्लास से लेकर के छठी क्लास से लेकर के और 12वीं तक और कॉलेज तक भी हमने पढ़ा था कि पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। अब ये मान तो ठीक है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये परमेय है, ये भी कंफर्म है कि ये परमेय है। परंतु अब पाई को अपरमेय क्यों बताया गया है, तो यहां पाई का मान ये एक स्थिरांक नहीं है, ये प्रत्येक जगह पे इसका मान बदलता रहता है। कि कुछ जगह पे पाई का मान आपको मिलेगा, यदि आप ठोस वस्तुओं की बात करें तो पाई का मान 180 डिग्री मिलता है। पाई का मान क्या मिलता है, 180 डिग्री। तो ये प्रत्येक जगह पर अलग अलग बदलता रहता है। इस वजह से पाई को और ई को दोनों को क्या कहा गया है, अपरिमेय संख्या में शामिल कर रखा है। दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या में। या फिर है यदि यहां से हम बात करें कि जिन संख्याओं की गिनती कर सकते हैं वो तो होती है परिमेय संख्या।
जिन संख्याओं की गिनती करना संभव है या निश्चित है जिनका अंत, उसे तो कहेंगे परमेय, और जिनका अंत निश्चित नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, अपरमेय। उसे हम क्या कहेंगे, अपरमेय। अब यहां से एक संख्या और पढ़ेंगे कि परमेय और अपरमेय के बाद में कि इन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए। परमेय संख्या व अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, यदि दोनों संख्याएं मिला दी जाएं तो उनसे जो बनने वाली संख्या को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। कि यदि परमेय और अपरमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो उनसे जो बनने वाली संख्या क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या। क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या। कि यदि परमेय संख्या को और अपरमेय संख्या को दोनों को मिला दिया जाए तो इनसे जो बनने वाली संख्या है वो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। अब हम बात करें कि यहां से काफी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ था। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से परमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ए था 22/7, सेकंड ऑप्शन था बी वाला 3.14, थर्ड ऑप्शन था सी वाला 180 और फोर्थ ऑप्शन था डी वाला अपने पास में 5। अब हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या नहीं है और कौन सी संख्या परमेय है। तो यहां से यदि हम बात करें, पहले तो देखें कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कौन सी संख्या परमेय नहीं। अब परमेय की मतलब है कि जिन संख्याओं का अंत निश्चित है वो तो होती है परमेय। अब 22/7 जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 3.14 तो इसका मतलब 3.14 को हम लिख सकते हैं ये लोग, इसको पी बटा क्यू के रूप में। 180 डिग्री, इसका मतलब ये पहले से फिक्स हो रहा है, कोई इसे तो निश्चित ही है, पाई। अब ये वापस ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, फिर हमारा दिमाग जाता है कि सर डिग्री में कभी हमने नहीं पढ़ा कि डिग्री वाला है ये परमेय नहीं होगा, डिग्री वाला परमेय नहीं होगा। अरे यहां आपको डिग्री के नहीं पूछ करके संख्या पूछी है, ये संख्या परमेय है कि नहीं है। अब यहां से यदि हम पाई की बात करें तो पाई, मैंने क्या बताया कि आपका दिमाग दौड़ता है कि सर पाई के दोनों मान है, इसका मतलब पाई भी है, तो बच गया अपना आंसर सी, और सी को आंसर राइट कर देते हैं, जबकि ये आंसर गलत है। आंसर क्या होगा इसका, पाई होगा। इसका आंसर क्या होगा, पाई। तो इसका मतलब है कि वहां आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय है या फिर निम्न में से कौन सी संख्या परमेय नहीं। तो ये क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे 0.प्रसार की। हम बात करेंगे 0.प्रसार की। 0.प्रसार, 0.प्रसार का मतलब है कि अंश में हर का भाग देने पर जो अपने पास में दशमलव के बाद में जितने अंक आते हैं वो सभी दशमलव को प्रसार कहलाएगा। वो सभी क्या कहलाएगा, दशमलव का प्रसार। जैसे 3 में 2 का भाग दें, एक पॉइंट क्या आएगा, 5। इसका मतलब कि यहाँ दशमलव का प्रसार केवल पॉइंट 5 तक है, पॉइंट 5 तक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि यहां अपने पास में इसका प्रसार तो 0 पॉइंट अपने पास में 1 पॉइंट 1.25।
कि अपने पास में कि 5 में 4 का भाग दे तो यहां कितने तक हो गया 2। इसका अर्थ है कि दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में कितने अंकों तक उसका प्रसार, कितने अंकों तक वो भाग जा रहा है, वो उसका कहलाएगा दशमलव प्रसार। अब काफी संख्याएं ऐसी आएंगी दशमलव के बाद में भी अंक चलते रहते हैं और कभी भाग कंप्लीट नहीं होता। और काफी बार ऐसा होता है कि यदि दशमलव के बाद में और किसी ना किसी अंक के बाद भाग पूरा हो जाता है। तो यहां से दशमलव प्रसार की यदि हम बात करें तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। नंबर दो, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव का मतलब कि जिस संख्या में भाग देने पर और दशमलव के बाद में भाग पूरा हो जाएगा तो वो संख्याएं तो क्या होंगी? शांत। वो तो क्या होंगे? शांत दशमलव प्रसार में। कि यदि किसी अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के बाद में यदि अंक, कुछ अंकों के बाद में भाग पूरा हो जाता है तो वो तो होगा शांत में। इसका मतलब 3/2 कैसी संख्या है? शांत दशमलव। 5/4 कैसी संख्या है? शांत दशमलव। फिर हम बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार की। फिर हम बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार की। अशांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि यदि अपने पास में यदि हम भाग दें, अब 10 में 3 का भाग दिया और भाग दें तो ये भाग अपने पास में आएगा 3.3.33, चलता रहेगा ऐसे कि ये भाग कभी भी पूरा नहीं होगा। इसका अर्थ है कि यदि किसी अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद में वो अंक अपने पास में पूरे नहीं होते और भाग चलता रहे तो वो अपने पास में क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। वो अपने पास में क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। वो कैसा होगा? अशांत दशमलव प्रसार। अब यदि हम बात करें कि अशांत भी दो प्रकार का होता है, अशांत भी दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। इसमें से एक, ये दो प्रकार, एक तो होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है कि यदि दशमलव के बाद में कुछ अंकों के बाद में वो अंक वापस रिपीट होने लग जाते हैं, कुछ अंकों के बाद में वो अंक वापस से रिपीट होने लग जाते हैं। जैसे अभी कर रहे थे कि 10 में यदि 3 का भाग दें 3.3333, कि केवल एक अंक रिपीट हो रहा था। कौन सा? 3 वाला। तो उस अंक के ऊपर यदि हम बार लिख दें, उस अंक के ऊपर हम क्या लिख देंगे? बार के द्वारा यदि शो करें तो इसका मतलब है कि अपने पास में 3 बार बार आ रहे हैं। इस बार का मतलब क्या है कि ये केवल जो अंक 3 है पॉइंट के बाद में यही बार बार इसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अब कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनके बाद में अपने पास क्या नहीं होती? पुनरावृत्ति नहीं होती और वो भाग चलता रहता है, वो भाग चलता रहता है। अब ऐसे अपने पास में 6/7, इसमें यदि भाग दें 0.857 142, ऐसे ये भाग चलता रहेगा। कि यदि 6 में 7 का भाग दें तो पॉइंट के बाद में कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा और ये भाग चल रहा है पूरा। तो ऐसी संख्याएं अपने पास में क्या होंगी? अनावर्ती होंगी। कैसी होंगी? अनावर्ती। कि यदि इन संख्याओं के अंदर भाग दें तो कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा और यदि अंक रिपीट हो रहा है तो उस अंक के ऊपर बार का निशान लिखेंगे और बार का निशान लिख के उसको, कि अब उसके बाद में यही अंक केवल बार बार रिपीट हो रहा है तो वो अपने पास में आवर्ती। अब अपने पास में यहां से भी एक मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और उसमें नोट लगा के लिखेंगे अपन क्वेश्चन को। एक तो लिखता हूं शांत, नोट लगा के लिखते हैं। एक तो शांत,
शांत दशमलव। दूसरा लिखता हूं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव। संख्याएं कि अपने पास में शांत दशमलव प्रसार वाली और अशांत में आवर्त दशमलव प्रसार वाली संख्या सभी क्या होती हैं? परम संख्या। सभी क्या होती हैं? परम संख्या। यहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि अपने पास में कि शांत दशमलव और अशांत में आवर्ती दशमलव वाली कि ये सभी संख्याएं अपने पास में कैसी होती हैं? परम संख्या। या इनके आगे गैर मिल जाए तो इसका मतलब इसका अपोजिट करना है। या इनका आगे क्या मिल जाए? गैर भी मिल सकता है, तो गैर में इनका अपोजिट कर देना है। तो ये अपने पास में मेन पॉइंट रहेगा कि नोट में कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव वाले संख्या है। इसका अर्थ है कि इसका एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि जैसे 0.5 या फिर 0.123 या फिर अब आवर्ती की यदि बात करें जैसे ये संख्या आ गई 0.6 के ऊपर बात या फिर 0.321 इसके ऊपर बात कि यदि ऐसा बार वाली संख्या या फिर दशमलव के बाद में डिजिट फिक्स हो रखे हैं तो वो सभी संख्याएं अपने पास में कैसी होंगे? परम संख्या। कैसी होंगे? परम संख्या। कैसी होंगी? परम संख्या। इनके अलावा जो अपने पास में रिपीट हो रही थी जैसे 0.85714 अब ऐसे दो डॉट लगा रखे तो इनका कोई अंत नहीं है, तो ये संख्याएं अपने पास में क्या होंगी? अपरम संख्या। ये संख्या क्या होंगी? अपरम संख्या। ये संख्या क्या हो जाएंगे? अपरम। इसका मतलब या तो बार मिले या फिर दशमलव के बाद में आपको निश्चित अंक मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? परम संख्या। और यदि ऐसी संख्या मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपरम संख्या। उसे हम क्या कहेंगे? अपरम संख्या। अब अपने पास में यहां से यदि हम बात करें क्वेश्चन है निम्न में से परम संख्या नहीं है। निम्न में से परम संख्या नहीं। नंबर एक अपने पास में दे रखा है। नंबर दो अपने को दे रखा है। नंबर तीन और नंबर चार। अब यहां से अपने को क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए कि जिन संख्याओं को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परम संख्या है। 22/7 परम संख्या है। 3.14 परम संख्या है। 0.8 के ऊपर बार है और बार वाली सभी संख्या क्या होती हैं? परम संख्या। क्या होती हैं? परम संख्या। अब केवल एक ऑप्शन बच गया जो कि ये क्या नहीं है? परम संख्या। जो कि क्या नहीं है? परम संख्या नहीं है। इसका मतलब ये संख्या क्या है अपने पास में? अपरम संख्या। ये संख्या क्या है अपने पास में? अपरम संख्या। ये अपने पास में क्या है? अपरम संख्या। अब कुछ पॉइंट है कि यदि परम संख्या को परम में जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? परम में एक अपरम में जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? यहां से भी एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था जिस क्वेश्चन की हम बात करेंगे अभी कि नोट डाल के अपने पास में दो पॉइंट है। पॉइंट नंबर एक, दो परमें संख्याओं का योग और गुणनफल। योग और गुणनफल सदैव परम संख्या। परम संख्या कि यदि दो संख्याएं दोनों परमे हैं
तो उनका यदि योग किया जाए और गुणनफल किया जाए तो हमेशा परम संख्या होगी। अपने कौन सी संख्या मिलेगी? परम संख्या मिलेगी। यदि अपने पास में कोई भी दो संख्या जो दोनों ही परम संख्या है उनका गुणा कर दिया जाए दोनों का, या फिर दोनों का जोड़ कर दिया जाए, तो अपने पास में क्या मिलेगा? परम संख्या मिलेगी। दूसरा पॉइंट अपने पास में, एक परम, एक संख्या परम व एक अपरम, एक अपरम संख्या का योग या फिर गुणनफल, या फिर गुणनफल सदैव क्या प्राप्त होगी अपने पास में? अपरम संख्या। हमेशा क्या मिलेगी? अपरम संख्या। कि यदि दोनों परम संख्या है उनका योग कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं तो उनसे जो संख्या प्राप्त होगी वो तो होगी परमेय। और यदि एक परमेय है एक अपरमेय है और यदि उनका जोड़ या फिर गुणनफल कर रहे हैं तो अपने पास में क्या मिलेगा? अपरमेय संख्या मिलेगी। ये दोनों पॉइंट काफी, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा कि पीछे के रिपीटेड क्वेश्चन में इसमें करवाऊंगा जिनमें से ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि दोनों ही अपरमेय संख्याओं का जोड़ क्या आएगा, दोनों ही परमेय संख्याओं का जोड़ क्या आएगा। तो ऐसे यहां से क्लियर हो जाएगा कि दोनों परमेय है, जब तो आएगा परमेय, एक परमेय एक अपरमेय है तो उनका अपने पास में क्या आएगा? अपने पास है अपरमेय। अब नेक्स्ट कि तीन आपके पास में नंबरिंग सिस्टम में लास्ट एक छोटे छोटे दो बिंदु बचे हुए हैं। सबसे पहला है कि n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। आपको यदि n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो यहां से आपके पास सीधा हो जाएगा n कोष्टक n प्लस 1/। अब इस के लिए एक उदाहरण समझते हैं कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी संख्याओं का, 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग। तो इसका योग क्या हो जाएगा कि n का मान अपने पास में यहां से देखें कि 1 से लेकर के और कहां तक है? 10 तक। जब 1 से 10 तक है इसका मतलब n का मान 10 संख्याएं हैं तो वहां n की जगह 10 रखें। 10 गुणा 10 प्लस 1 और बटे में 2, कि ये है अपने पास में n लगातार संख्या होनी चाहिए, एक से लेकर के हो चाहे कहीं से भी हो, आगे मैं बताऊंगा। ये एक से लेकर के n लगातार संख्याओं का योग उसके लिए ही लागू होगा, बीच वाले सभी संख्या आएंगे उनके लिए मैं बताऊंगा अभी। ये अपने पास में सीधा हो जाएगा 10 गुणा 11/2, कि यदि हम 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़े तो कितना आएगा? 55। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, कि यदि इन सभी का जोड़ करें तो अपने पास में कितना आएगा? 55। कि लगातार 1 से लेकर के n संख्याओं तक की यदि बात करें तो सीधा ये फॉर्मूला याद कि n क्या है? अंतिम पद, कि टोटल इसमें पद कितने? तो 10 पद थे तो 10, 10 और 1 11, 11/2, तो 10 को इससे कैंसिल किया तो आ जाएगा 5, ये हो गया 55। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी के अलावा अब एक है कि यदि लगातार नहीं हो, लगातार नहीं हो, लगातार का मतलब कि बीच में हो, ए से बी तक सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। इसके लिए आपको एक डायरेक्ट से एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि इन दोनों संख्याओं का योग करें, दोनों संख्याओं का क्या कर दें? योग कर दें, फिर दोनों का क्या कर लें? अंतर कर लें, और उसमें कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें, और फिर लास्ट में अपने पास में इसमें किसका भाग देंगे? वही अपने पास में 2 का भाग देंगे, लास्ट वही अपने पास में 2 का भाग। कि योग क्या है कि जैसे 20 से 30 तक सभी संख्याओं का जोड़,
सभी संख्याओं का योग। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो यहां से कि इन दोनों का योग करो, तो दोनों का योग 20 और 30 का योग करें तो कितना आएगा 50 गुणा, दोनों का अंतर करें तो दोनों का अंतर करें तो कितना आएगा 10, 10 प्लस 1 बटे में 2। अपने पास में क्या हो गया 50 गुणा, अपने पास 10 और 1 11, 11 बटे 2, इसको इससे कैंसिल कर दें तो ये अपने पास में हो गया 25, 25 को इससे गुणा करें तो अपने पास में क्या आएगा 25 22 मतलब 275। इसका अर्थ है 20 से और 30 तक यदि हम जोड़ें तो सभी संख्याओं का जोड़ कितना आएगा 275 आएगा, कितना आएगा 275। ये अपने पास में क्वेश्चन था। एक लास्ट, एक से n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग, कि यदि अपने पास में कोई संख्या दे रखी जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और अब हमें नहीं पता कि लास्ट संख्या n का स्क्वायर, तो उसके लिए आपके पास में डायरेक्ट सूत्र था n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, कि यदि ये लगातार आपको जैसे कि 1 से 10 तक ही पूछ लिया जाए तो n की जगह कितना हो जाएगा 10, कि जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और लास्ट 10 तक का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करके जोड़ना काफी लेंथी हो जाएगा, तो सीधा इसके अंदर n की जगह 10 रखो, इसमें 10 है तो 10 गुणा 10 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 11, 10 को 2 से गुणा करो 20, 20 और 1 21 बटे में 6। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यदि इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा अपने पास में 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा अपने पास में 7। आप 35 को यदि इससे गुणा करें तो अपने पास में कितना हो जाएगा 385, कि यदि इनका वर्ग करके इनका जोड़ करें तो अपने पास में डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा। अब एक और है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और लास्ट n क्यूब, यदि ये है तो इससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या है n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2 का भविष्य। ये था अपने पास में कि नंबरिंग सिस्टम में लगभग यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछने के बाद में अपने पास लास्ट एक बचा हुआ है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या।